लगातार आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और जिस तरह से फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं और एक वीडियो पे तो लगभग 5000 लाइक मुझे मिले हैं और करीब 2 लाख व्यूवर्स ने उसको देखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा दिन है। मैं एक पत्रकार के तौर पर करीब 3.5 दशक तक मैंने बस्तर में पत्रकारिता की है। 1989 से मेरी शुरुआत हुई, पर अब मुझे लगता है कि जब हिडमा के मौत की एक कहानी बाहर आई और एक जो पूरा दौर आया, इस समय सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है, क्या बस्तर नक्सलवाद के दौर से बाहर निकल चुका है या निकल रहा है या निकल जाएगा। तो मेरा मानना है, मैं करीब 6 महीने पहले मैंने अपने आलेख में कहा था कि बस्तर नक्सलवाद से जल्द मुक्त हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे कई सारी धारणाएं खत्म हो रही थी जो नक्सलियों को लेकर के बनी हुई थी। और इन धारणाओं के खत्म होने के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी ये थी कि लगातार नक्सली अपने जंगल के भीतर अपने इलाके में मात खा रहे थे, मारे जा रहे थे। बड़ी संख्या में इनकाउंटर्स हुए, बड़ी संख्या में डेड बॉडीज़ रिकवर हुई और लंबे समय के बाद हमने बस्तर में ये देखा कि फोर्स अब मौत में नहीं मर रही है, गोलियों से नहीं मर रही है, गोलियों से घायल नहीं हो रही है, बल्कि वो जंगल के भीतर से उन नक्सलियों के 100 बरामद कर रही है जिनके साथ उनके हथियार भी हैं। केंद्रीय कमेटी का लीडर, कभी बहुत बड़ा चेहरा बसवराजू मारा जाता है और बड़े बड़े चेहरे सरेंडर की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। इस बीच में खबर आती है कि हिडमा के सरेंडर की तैयारी चल रही है और हिडमा के सरेंडर को लेकर के एक बड़ी कोशिश जंगल के भीतर सुगबुगाहट के तौर पर तय होती है। और इस कोशिशों के बाद एक घटनाक्रम आता है, तेजी से सारा परिदृश्य बदलता है और हिडमा के मारे जाने की खबर बाहर आती है। हिडमा के मारे जाने के बाद, हिडमा की मौत के बाद कई तरह की चर्चाएं बस्तर के जंगलों में अभी भी तैर रही हैं। पहली चर्चा ये है, क्या हिडमा को हीरो बनाना सही है? क्या हिडमा उस इलाके का हीरो है, या हिडमा को लेकर के जिस तरह की बातें आ रही हैं, क्या वो सही है कि उन बातों को हम ये मान लें कि हिडमा को लेकर के 2 तरह की धारणाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि हिडमा जिस भी तरह से अपने जंगल के भीतर वो जिस राजनीति को जी रहा था, वो राजनीति थी नक्सलियों की रणनीति, कूटनीति, युद्ध नीति। और उस युद्ध नीति में हिडमा अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस चुका था। उसके पास निकलने की राह नहीं थी। कल मेरी सुकमा के कुछ पत्रकारों से बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। इन चर्चाओं में कुछ ऐसे पत्रकारों से मेरी बात हुई जिनकी आमने सामने की मुलाकात हिडमा से कभी हो चुकी थी। मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा और आने वाले समय में उन पत्रकारों के साथ, उस पत्रकार के साथ मैंने ये तय किया है कि मैं एक 1-to-1 बात करूंगा, वो भी आपके सामने रहेगा, ताकि उनकी जुबान से हम सीधे सुन सके कि वो क्या कह रहे हैं, उनका अनुभव क्या था, किस तरह से पहुँचे, कैसे हिडमा से मुलाकात हुई, उस हिडमा से मुलाकात के बाद उसके जेहन में क्या आया, हिडमा से उसने क्या कहा, हिडमा ने उससे क्या कहा, हिडमा के चेहरे में उसने क्या चीज़ देखी थी और उससे जो बात हुई थी उसका सार क्या था। तो मोटा मोटी मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि हिडमा बस्तर के बहुत सारे पत्रकारों से कभी नहीं मिला था। उससे दिल्ली के अखबारों के कुछ गिने चुने पत्रकारों ने सीधी मुलाकात की थी, जो नक्सल मामलों में लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। कई ऐसे चेहरे भी रहे जो जंगल के भीतर लंबे समय तक उन्होंने हिडमा की तलाश में संदेश भिजवाए और उससे मुलाकात की। पर हिडमा की एक बात मुझे उस पत्रकार के सहारे मिली है कि वो अपने आप को एक योद्धा के तौर से ज़्यादा कभी देखा नहीं। उसने कभी भी अपने आप को एक रणनीतिकार
या नक्सल विचारधारा का प्रवर्तक कभी नहीं माना। उसने अपने आप को एक इस रूप में ही स्थापित किया कि वो एक योद्धा है और उसका जन्म युद्ध के लिए हुआ है और वो युद्ध लड़ते हुए ही अपनी ज़िंदगी बिताएगा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि नक्सलवाद की वैचारिक लड़ाई किस तरह की है। आप सोचिए कि यदि कोई युवा, बस्तर का युवा 7-8 साल पहले जब उसकी मुलाकात हुई पत्रकार से और वो इस तरह की बात कहता है, जब एक कोर नक्सल का समय चल रहा है और नक्सली पूरी तरीके से फ्रंट फुट में हैं। उस पत्रकार ने मुझसे ये भी कहा कि हिड़मा SRP कल्लूरी को लेकर के मजाक उड़ाता था। हिड़मा ने उस समय के कुछ TI उनको लेकर के भी मजाक उड़ाया और उस पत्रकार ने एक बड़ी बारीक सी चीज़ कही है जो आपको बता दूं मैं, कि पुअर्ती में जब हिड़मा की अंत्येष्टि की गई तो उसने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे लोग उसकी जलती चिता के सामने खड़े होकर के अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। उनमें कई पुलिस वाले भी थे। उसने अपनी आंखों से देखा कि इस तरह की चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी थी। और एक बारीक सी बात मैंने उससे पूछा, क्या मनीष कुंजाम का नक्सलियों से सीधा संपर्क था? तो उसने कहा कि सीधा संपर्क तो नहीं कह सकते, पर एक संपर्क तो था जिससे वो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, संदेश का आना जाना रहता था। एक और बात मैंने उससे पूछा कि यदि नक्सलियों के साथ मनीष कुंजाम के इतने अच्छे संबंध थे, फिर भी मनीष कुंजाम कभी कोंटा इलाके में अपने विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल क्यों नहीं कर पाया? जवाब बढ़िया था, शानदार था। बोले नक्सलियों की दो विचारधारा है, एक विचारधारा जो पैसे के साथ खड़ी थी और एक विचारधारा जो विचारधारा के साथ खड़ी थी। दोनों विचारधाराओं के बीच में मनीष कुंजाम फंसे और वो हमेशा ही इस बात के लिए नक्सलियों के बीच में चर्चा में रहे कि यदि मनीष कुंजाम ने चुनाव जीत लिया तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस बात को लेकर के हो जाएगी, क्योंकि मनीष कुंजाम CPI के नेता हैं और वो जिस तरीके से अपनी जगह से बैठ करके नक्सलियों को फटकारते हैं, पुलिस को फटकारते हैं, हर गलत चीज़ के लिए कुछ भी कहते हैं, तो ये जंगल की जो भीड़ है, जंगल के जो आदिवासी हैं, जंगल के जो जीने वाले हैं, जो जंगल को चाहने वाले हैं, जो आदिवासी हैं, वो सारे मनीष कुंजाम के साथ हो जाएंगे और नक्सलवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा, चूँकि वो उनकी हुकूमत स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे जानने के बाद बड़ा आश्चर्य लगा। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी इलाके में जाते हैं, कई पत्रकारों से बात करते हैं, कई इलाकों को हम घूम के देखते हैं। मैंने जंगल को सड़क से कुछ अंदर तक जा कर के देखा है। जिन लोगों ने जंगल के भीतर लंबा समय बिताया है वो बेहतर जानते हैं कि जंगल की कहानी क्या है। हम आपसे इसी तरह से बात करते रहेंगे। आज की बात यहीं तक। नमस्कार।